अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर जमल और आज भी हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक फ्रॉम यूपीएससी 2022 एग्ज़ाम, और आज भी हम यूपीएससी 2022 के ही एग्ज़ाम से एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। इस टॉपिक को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, इसका मतलब क्या है, इसको हम किस तरह से डाइसेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस इसके कौन कौन से हम लोग बना सकते हैं, और इसको किस तरह से आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं। सो सारी चीज़ें होंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इस जर्नी का पार्ट बन जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री एसेस मिल रहे हैं यूपीएससी से या दूसरे भी, जो कि आपकी ऐसे प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो कमिंग टू द वीडियो, वी हैव यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आज का हमारा टॉपिक है जी। इसकी अगर हम पॉसिबल डायमेंशंस की बात करते हैं कि कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जिसमें आप इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं या लेके जा सकते हैं। सारी आप डिस्कस ना करें, वो आपकी दिस स्टेटमेंट के ऊपर है कि आप किस तरह की कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके अलावा ये फॉर एग्जांपल लेवल्स ऑफ चेंज है। अब ये ऐसी चीज़ है कि शायद ही आप ऐसे में डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि जी लेवल्स ऑफ चेंज कौन से होते हैं, ठीक है। मे बी एक पैराग्राफ में आप सारे लिख सकते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड इट। लेकिन ये आपको समझने के लिए, ये आपको ऐसे को डाइसेक्ट करने में हेल्प करता है कि भाई आपके पास लेवल्स ऑफ एनालिसिस हैं। आप उन लेवल्स के हिसाब से डिफरेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि जनाब सोशल लेवल पे क्या चीज़ है, पर्सनल लेवल पे क्या है, प्रोफेशनल लेवल में भी चेंज होता है, तो उसके हिसाब से बंदे को क्या क्या करना चाहिए। सो ऑल बीइंग सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टैंडिंग द कोड। पहले आप इस कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसका एक आप पॉइंट बना सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। सेकंड पॉइंट पे आप कह सकते हैं डिकोडिंग या डिक्रिप्टिंग द कोटेशन, अंडरस्टैंडिंग द कोटेशन, जो भी आप कहना चाहें। और उस पैराग्राफ में आप इसकी सारी जो है बात बता सकते हैं कि ये किसकी है। फॉर एग्जांपल इट हैज़ बीन रिटन बाय हेराक्लिटस, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर है आई थिंक, या ग्रीक राइटर है। और उन्होंने ये कहा था जी यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। और इसी पैराग्राफ में आप इसका मानी बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। एक तो ये है जो डायरेक्टली ऑफ द टॉप ऑफ वंस हेड आता है, वो ये है कि आप दो दफ़ा एक ही दरिया में पाँव नहीं रख सकते, क्योंकि आप पहली दफ़ा दरिया में पैर रखते हैं तो आप डूब जाते हैं या फिर दरिया आपको बहा ले जाता है। एक तो ये है, लेकिन ये बहुत ही प्री मेच्योर, बहुत ही काइंड ऑफ एन इरेशनल थिंकिंग है, क्योंकि मैंने दो चार लोगों से डिस्कस किया था, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा ये है। लेकिन इससे आपको पता चलता है जी कि आपको इन चीज़ों की डीकंस्ट्रक्शन के लिए या फिर इनको समझने के लिए इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए कि इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। कोटेशन है उसको हम लोग जो है एक्सपेंड कैसे करें, उसका ट्रू मीनिंग तक कैसे पहुँचे, ठीक है। जितना आप उसके असल मीनिंग के नज़दीक होंगे उतना आपका ऐसे बहुत अच्छा होगा और उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है जी। सो ये डूबने वाला इसका तर्जमा नहीं है, ना ही उसका मीनिंग है। इट इज़ एक्चुअली अबाउट चेंज, कि जनाब चेंज जो है दैट इज़ परमानेंट। कोई एक चीज़ अगर परमानेंट है तो दैट इज़ चेंज, विच काइंड ऑफ साउंड्स लाइक एन ऑक्सीमोरॉनिक थिंग, बट इट इज़ ट्रू कि जनाब कोई भी चीज़ सेम नहीं रहती। चेंज इज़ परमानेंट एंड दिस इज़ द जिस्ट ऑफ दिस एसे। सो चेंज आपने उर्दू में ये भी सुना हुआ है कि सवातिक तगैयुर का है ज़माने में, तगैयुर जो है हम चेंज को कहते हैं। सिमिलरली टाइम एंड इट्स वैल्यू, कि आप एक ही दरिया में दो दफ़ा पाँव नहीं रख सकते। जो पानी वहाँ से गुजर गया वो बाद में आपको मुयसर नहीं होगा। सो बेहतर है कि आप पता नहीं ये मक्खी कहाँ से आ गई। सो बेहतर है कि आप अपने टाइम का अच्छे तरीके से यूज़ करें, ताकि आप जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में हैं आप उनको जाने ना दें। आप अपनी जो क़ुव्वतें हैं, जो आपकी एनर्जीज़ जो हैं, उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रेजेंट करती है नेचर या फिर डिफरेंट लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं, उनको आप अच्छे तरीके से अवेल कर सकें और अपनी सोशल मोबिलिटी के लिए काम कर सकें, आप दूसरों के लिए काम कर सकें, आप सोशल वर्क कर सकें, सारा कुछ है, ठीक है। सिमिलरली अडेप्टिंग टू चेंज, कि जनाब चेंज अगर आपको पता चल गया है कि चेंज तो होना ही होना है, ये मस्ट है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसको रोक तो नहीं सकते। ज़माना एक बहुत बड़ी चीज़ है, फ़र्क तो एक आदमी होता है, ठीक है। सो चेंज जो है वो रुक नहीं सकता। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट चेंज। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप अडेप्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं कि जिस तरह का माहौल बनेगा या जिस तरह चीज़ें चेंज होंगी मैं उसी तरह
उसके साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाऊंगा। लाइक मेरी जी फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको पता चलता है जी कि वो मैट्रिक पास करके कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको किसी ने बताया जी कि चेंज जो है वो परमानेंट है, सो अनकरीब कुछ आने वाले सालों में 12वीं पास को ये जॉब मिलेगी, 10वीं पास को वो निकाल देंगे। तो वो क्या करेगा, वो उसके साथ अडेप्ट करने के लिए या तो अपनी स्किल्स दूसरी सीख लेगा, ठीक है, ताकि उसको वो जॉब करनी ही ना पड़े, या फिर वो 12वीं के इम्तहान देगा, उसके लिए पढ़ेगा और वो पास कर लेगा, ताकि 2 साल बाद जब वो 12वीं वाली क्वालिफिकेशन आनी है सेम जॉब के लिए तो वो उसके लिए भी तैयार हो, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ change is permanent and it stimulates growth, it inspires us to adapt to change। ठीक हो गया जी। ये तो हो गई जी कि हमने डिकोड कर दिया इस टर्म को अच्छे तरीके से काफ़ी लेंथ में। सो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है या फिर आपको आपका कोई और ओपिनियन है तो वो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। लेवल्स ऑफ चेंज है जी, फिर एक डायमेंशन, सिमिलरली इम्प्लीकेशंस ऑफ परमानेंस ऑफ चेंज के अगर चेंज परमानेंट है या बार बार होनी ही होनी है तो उसकी ह्यूमन लाइफ के ऊपर इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं। सिमिलरली फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये वे फॉरवर्ड है जी, कि इम्प्लीकेशंस के बाद आप वे फॉरवर्ड भी लिखते हैं कि आप जब ये देख रहे हैं कि इम्प्लीकेशंस हैं, इससे हमारे जॉब लॉसेस होंगे, इससे हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब भी हो सकती है या फिर इम्प्रूव भी हो सकती है, सोशल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ वो चेंज होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ताकि हम जो है ये ना हो कि हम माजी में ही बैठे रह जाएं और नया ज़माना है उसके हवाले से हम कोप अप ना कर पाएँ। सिमिलरली वी हैव टू अडेप्ट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है हमें कि जनाब मुझे जब पता है कि कल को चीज़ें चेंज होनी है तो मैं आज ही प्लान कर लूँगा कि अगले 2 साल के बाद मैंने कौन सा कारोबार करना है, अगले 2 साल बाद मैंने कहाँ पे होना है, एटलीस्ट उसका अंदाज़ा लगा सकूँ, मैं उसको जहन में रख सकूँ, मेरे पास 3-4 तरह के प्लान्स हों, ताकि कल को जब कोई ऐसा टाइम आएगा चेंज वाला तो फिर मैं उसमें बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकूँ। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान भी आप इसको लिखेंगे जी कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं, या पाकिस्तान किस वजह से पाकिस्तान ने कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं और उन पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो लेवल्स ऑफ चेंज तो आगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पर्सनल लेवल पे चेंज के जनाब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती है, आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होते हैं, आपकी सोच भी मैच्योर होती है और आपकी बॉडी भी ग्रो करती है, फिर हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से आप में पर्सनल चेंज आती है, आप अपना बिहेवियर नोट करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज अ वेरी प्लेसिड या फिर timid kid बैक व्हेन आई वाज इन द 5th और 10th क्लास, लेकिन इस वक्त अगर मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने कोई 29-30 साल उम्र हो गई है, सो उसकी वजह से ये है कि एक तो मेरी बॉडी का बिल्डअप ज़्यादा है, आई एम मोर बल्कि, सेकेंडली आई हैव बिकम मोर एग्रेसिव। काफ़ी सारे लोग जो है एग्रेसिव नेचर को नहीं जानते, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो फ्रेंडली ही रहता हूँ, लेकिन अगर गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ साइड ऑफ पर्सनल चेंज। प्रोफेशनल चेंज है जी कि आपकी जो जॉब है वो सेम नहीं रहती, आप उसमें ग्रो करते हैं, उसमें नए रोज़ जो है अडॉप्ट करते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी डिमोशन भी हो जाती है, आप कोई करप्शन कर रहे हैं या कोई गलत काम किया आपने अपनी जॉब के दौरान, तो उसकी वजह से आप पे इंक्वायरीज भी लग सकती हैं, सो उसमें भी चेंज आता है। सोशल और सोसाइटल लेवल पे अब एक बंदा जो है अगर वो चेंज हो रहा है तो जाहिर है कि दूसरे लोग भी तो एट द सेम टाइम चेंज हो रहे हैं, दूसरी सारी सोसाइटी, उनके बिहेवियर्स, उनके आपस में ताल्लुकात, उनके आपस में नॉर्म्स, टैबूज वगैरह जो वो डेवलप करते हैं रोज़मर्रा, पॉपुलर जो थिंकिंग है वो सारी चेंज होती है, जिसकी वजह से सोसाइटल चेंज भी आता है। नेशनल चेंज है फिर जनाब कि अगर आप नेशनलिज्म या फिर एक किसी खास कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल उसमें पॉपुलेशन के हवाले से चेंज हो सकता है, उसमें डिफॉरेस्टेशन या फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से भी चेंज हो सकता है, उसमें हेल्थ सेक्टर के हवाले से चेंज हो सकता है, उसमें पॉलिटिक्स के हवाले से चेंज होगा, सारा कुछ है जी। और लास्ट वी हैव ग्लोबल लेवल पे चेंज कि अगर आप सारी नेशन स्टेट्स को मिला देते हैं, सारी दुनिया को मिला देते हैं, तो उसमें भी आपको हमेशा चेंज ही देखने को मिलता है। सो दैट इज़ वाई यू कैन नॉट स्टेप इन द ट्वाइस इन द सेम रिवर। इम्प्लीकेशंस ऑफ परमानेंस ऑफ चेंज कि जनाब चेंज अगर परमानेंट है तो उसकी इम्प्लीकेशंस हमारी लाइफ पे क्या होती हैं। नंबर 1,
अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी कि जनाब कोई भी चीज़ सर्टन नहीं है, आपको कल को क्या होगा। मैं अगर आज स्टॉक में पैसे लगाता हूँ या बिजनेस में पैसे लगाता हूँ तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी या चेंज की वजह से कि मुझे नहीं पता कि कल को क्या होना है। द बेस्ट आई कैन डू इज़ कि मैं अपनी किताबें वगैरह पढ़ लूँ, कोई ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ले लूँ, ट्रेनिंग ले लूँ, उसके हवाले से मैं अपने बेस्ट गेस की बेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, बट दैट इज स्टिल नॉट 100% श्योर। ठीक है जी। सो ड्यू टू द परमानेंस ऑफ चेंज वी हैव अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। सिमिलरली अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन कि जनाब अगर आपको पता है कि चेंज तो होना ही होना है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इनोवेट कर लें। आपको पहले पता है कि कल को जो है लाइक जो बैल से जोतने वाली जो हलें हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, या बैल से एग्रीकल्चर करना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो फॉर इनोवेशन। आप दूसरे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ मुआहदे करके इनोवेशन को प्रमोट करें, रिसर्च को प्रमोट करें, ताकि आप दूसरों से पीछे ना रह जाएं। सिमिलरली नीड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आपने देख लिया है कि चेंज परमानेंट है तो आपको फिर एक ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में। ऐसा नहीं है कि मैं सेम जॉब पे, सेम जगह पे, सेम घर में, सेम कपड़े पहन के सारी ज़िंदगी गुजार दूंगा, ऐसा तो नहीं है। नीड फॉर अडेप्टेशन कि जो नए हालात निकलेंगे या जो नए हालात बन जाएंगे उसके हवाले से मुझे अडेप्ट करना है, अपने आप को संभालना है, उसके हवाले से एडजस्ट करना है। बेसिकली दिस इज़ व्हाट एडेप्टेशन इज़ अबाउट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे इलाके में बारिश ज़्यादा हो रही है, ठीक है, लाइक आई हैव हर्ड इन द न्यूज़ कि जनाब अगले 10 सालों में मेरे घर या ये जो लाहौर का एरिया है इस साइड पे बारिश ज़्यादा होनी। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं अपने घर की छत जो है उसको एक तो पेंट जो है वो वेदर रेजिस्टेंट करूँगा, दूसरा ये है कि मैं उसकी छत के ऊपर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो इस तरह का लगाऊंगा कि वो उसकी वजह से कोरोजन ना हो या इरोजन ना हो उन मटेरियल्स की। इतना अच्छा मैं मटेरियल उसके ऊपर लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि कल को चेंज होना ही होना है, वेदर आना है, तो फिर मेरा घर का छत ना गिर जाए, मैं उसके मलबे तले ना दब जाऊँ। नीड फॉर कंटिन्यूस लर्निंग कि जो चीज़ें आपने अभी पढ़ी हुई हैं या याद की हुई हैं, समझी हैं, आपकी स्किल्स हैं, वो कल को चेंज हो जाएंगी। इस वजह से आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए। जापान का एक बड़ा अच्छा मॉडल है जी कि वो सेम इंडस्ट्री में या फिर सेम जॉब के ऊपर बंदे को बड़े ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं रखते। हर 5 साल बाद या 7 साल बाद उनकी जो है ना जॉब्स चेंज होती रहती है। वो क्या है, दैट इज़ प्रिसाइजली दिस के जनाब वो बंदा एक इंडस्ट्री में तो काम कर लिया है लेकिन उसको दूसरी इंडस्ट्री का भी पता होना चाहिए, दूसरी जॉब का भी पता होना चाहिए। उसकी स्किल्स इस तरह से डेवलप हो जाएंगी कि वो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो वो मल्टी स्किल्ड लेबरर्स या मल्टी स्किल्ड वर्कर्स वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं ड्यू टू प्रिसाइजली ड्यू टू दिस के जनाब कंटिन्यूस लर्निंग करनी है। चेंज आने वाला है आगे दुनिया में। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं जी कि पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट, आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें आप पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट किस तरह से लिखेंगे। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, ठीक है। तो पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट आप लिखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की फॉर्म में या अपॉर्चुनिटीज़ मिस्ड की फॉर्म में। लाइक पास्ट में आपने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की जिसकी वजह से आज हम ट्रबल्स में हैं। फिर आज जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको हमें जल्दी से जल्दी कैश इन करना चाहिए क्योंकि जो आज का वक्त है ये भी कल नहीं आएगा। सो यू कैन नॉट 1947 में भी एक बाबा कहता था कि जी यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, उस वक्त हमने बात नहीं मानी। लेकिन आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जनाब यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। आज भी अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो पाकिस्तान पता नहीं कहाँ चला जाएगा। सो बेहतर है आज जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करें, अच्छे तरीके से अपने ऑप्शंस जो है वो निकालें और वे देम डाउन एंड स्टार्ट डूइंग वर्क, क्योंकि चेंज तो होना ही होना है। सो ड्यू टू पाकिस्तान इज़ एट द वर्ज ऑफ ओब्लिवियन कि जनाब पाकिस्तान जो है ना एक गुमशुदा स्टेट बनता जा रहा है, पाकिस्तान गुमशुदा हो जाएगा अगर क्योंकि द रिजल्ट इट इज़ एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ आर हिस्टोरिकल ब्लंडर्स। पाकिस्तान फेल्ड टू एम्ब्रेस एंड अडेप्ट टू चेंज। पाकिस्तान ने चेंज होते देखा, पूरी दुनिया में चेंज होते देखा, लेकिन साथ साथ हमने अडेप्ट नहीं किया और उस चेंज को प्रमोट नहीं किया। हम लोग जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स पे और अपनी आर्मामेंट पे ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं। लेकिन जो लोग फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो 1980s में ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर वर्क कर रहा था और उसी की वजह से ये बूम आया है कि आज चाइना जो है उसने पॉवर्टी फ्री डिक्लेयर कर दिया है। 5% से भी लेस पॉवर्टी है शायद उनकी और बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है वो।
तो वो चेंज हो रहे थे, पाकिस्तान ने देखा भी, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी थे, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। ठीक है जी। सो पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू एम्ब्रेस एंड अडेप्ट टू चेंज। तो हमारे पास चैलेंजेस जो पहले थे वही अब हैं, लेकिन अब उनके अलावा नए प्रॉब्लम्स भी आ चुके हैं, क्योंकि 1947 या 1950 में आपको क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं था, लेकिन हाइपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और उस सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो गैसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनके सर्कल अराउंड बार बार करने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है उसकी वजह से नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यही वजह है कि 2022 में पाकिस्तान को सुपर फ्लड्स का सामना करना पड़ा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम आज फेस कर रहे हैं या फिर हमने फेस करने हैं ड्यू टू अ लैक ऑफ एडेप्टेशन टू चेंज। ओवर पॉपुलेशन, पाकिस्तान ने देखा जी कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरे जो ममालिक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आबादी कम करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे रिसोर्सेज पे स्ट्रेस आता है। लेकिन पाकिस्तान फेल टू एम्ब्रेस द चेंज, पाकिस्तान फेल टू एम्ब्रेस द टिल्ट और स्लाइड टूवर्ड्स द लेसर चिल्ड्रन। ठीक है। सो पाकिस्तान फिर भी ओवर पॉपुलेशन की तरफ या फिर मोर चिल्ड्रन मोर लेबर फोर्स जो है वही मंत्रा लेके घूम रहा है। ऑब्सोल्यूट स्किल्ड फोर्स, तो पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है उसकी स्किल्स ऑब्सोलीट हैं, वो कोई मॉडर्न वर्ल्ड वाली नहीं है। लाइक हमारे यहाँ जो मजदूर हैं या आम काम करने वाले लोग हैं उनको मोबाइल वगैरह चलाने का नहीं पता। मोबाइल वगैरह अगर चला भी लेते तो वो उनको बस फेसबुक या टिकटॉक देखना आता है, उनको उसके ऊपर ब्लॉगिंग फ्रीलांसिंग वगैरह करना कुछ भी नहीं आता है। जबकि आप देखें इंडिया में लोग जो हैं चाहे वो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन उन्होंने वो स्किल्स सीख ली हैं, उनको ABCD वगैरह आती है, फिर उसके बाद उन्होंने स्किल सीख ली कि जनाब मैंने कॉपी राइटिंग करनी है, मैंने SEO करनी है, मैंने फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कोर्सेज लिए हैं, सारा कुछ किया। ये सारा चेंज की वजह से है। एग्रेरियन इकोनॉमी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले भी एग्रीकल्चर पे रिलाई करती थी, अब भी पाकिस्तान की जो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है कि जनाब पाकिस्तान की जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर रिलाई करती हैं जनाब एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उससे हम कॉटन वगैरह, राइस, वीट और ऑरेंजेस वगैरह, केमिकल इंडस्ट्री, ये सारा कुछ हम एग्रीकल्चर से लेके तो उससे अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेचते हैं डोमेस्टिकली भी और जो है बाहर वाला सेक्टर यानी कि एक्सपोर्ट सेक्टर में भी। तो आप देखते हैं कि अभी तक पाकिस्तान एग्रेरियन इकोनॉमी में है, जबकि लोग जो हैं वो IT इंडस्ट्रीज की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर चुके हैं। बाकी जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें। सिमिलरली रिलायंस ऑन फॉरेन एड, पाकिस्तान को पहले पता चल गया था जी कि फॉरेन एड पे रिलाई करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कल को ये हमारे गले पड़ेगा, डेट ट्रैप होगा। डेट ट्रैप नीचे भी शायद मैंने कहीं लिखा हुआ है, तो इस पे रिलाई करना कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। बट पाकिस्तान फेल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, और उसकी वजह से आज हम इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं। लो टैक्स कलेक्शन, पहले भी आपको पता था जी कि जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बढ़ेगा तो आगे टैक्स कलेक्शन और टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है इस मद में भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सका। यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी डेफिसिट में जा रहा है, और डेफिसिट स्पेंडिंग हम करते हैं ताकि जो है अवाम खुश हो जाए, बस उनको यही पड़ी है कि बस अवाम खुश होकर वोट देते हैं हमें। लैक ऑफ रिफॉर्म्स, पाकिस्तान ने लैंड रिफॉर्म्स भी नहीं किया। आप अगर चाइना की बात करते हैं, चले वो कम्युनिस्ट हैं या सोशलिस्ट हैं, उनका मॉडल तो और था ना, बहुत ज़्यादा कोर्सिव था, लेकिन जो पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं, एक तो वो इफ़ेक्टिव नहीं थी, अगर इफ़ेक्टिव थी भी या फिर वो इम्प्लीमेंट की भी गई तो उसमें से लूप होल निकाल के दोबारा जागीरदारों ने अपने बच्चों को, अपने नौकरों को, अपने ड्राइवर्स को ज़मीनें दे दे के उनके नाम लगवा के अपने हाथ में ही रखे हुए हैं। यही वजह है कि आज गरीब जो है वो पिस रहा है और उसकी माली हालत, माशी हालत कोई भी अच्छी नहीं है। पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर वही लैंड रिफॉर्म्स हुई होती हैं और ज़्यादा लोगों के पास लैंड होल्डिंग्स होती हैं, वो ज़्यादा कैपेबल होते हैं, यू कुड हैव इनेबल्ड मोर पीपल टू कल्टिवेट ऑन लैंड एंड इट वुड हैव प्रोड्यूस्ड बेटर रिजल्ट्स फॉर द इकोनॉमी। फिर है जी क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान ने देख लिया था 1980s में, हमें ओजोन होल का भी पता चल गया, फिर 1992 में रियो समिट हुई, पाकिस्तान ने उसको रेटिफाई भी किया, बाद में भी करते रहे हैं। तो पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज को देख के भी, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने क्लाइमेट रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। यही वजह है कि फ्लड जब आए हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हर दफ़ा होती हैं, पहली दफ़ा नहीं, ये हर दफ़ा ही होती हैं। ठीक है जी। तो क्लाइमेट चेंज का जो चेंज है ये हमने ऑब्जर्व तो कर लिया था, बट पाकिस्तान फेल्ड टू रियलाइज़ कि इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है, और अगर ये इम्पैक्ट भी रियलाइज़ हो गया तो फिर भी पाकिस्तान ने इस बारे में कोई ज़्यादा काम नहीं किया। वाटर क्राइसिस,
पाकिस्तान को पता है जी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी उसके साथ साथ फिर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर स्ट्रेस भी आएगा, और दूसरी तरफ फिर इंडिया जो है वो वाटर को एज अ वेपन भी यूज़ करता है, 1948 में भी किया था, अब भी कर रहा है। सो पाकिस्तान को वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत थी, कोई नए मुआहदों की ज़रूरत थी, पुराने मुआहदों को रिवाइज करने की ज़रूरत थी, और जो सी वाटर है उसको प्योरीफाई करने या उसकी डिसैलिनेशन करके उसको यूज़ करने की ज़रूरत थी। वो सारा कुछ हमने नहीं किया, हमने चेंज जो है उसको खातिर में नहीं लाया कि कल को बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत होगी तो हम पानी अपना कहाँ से पूरा करेंगे। डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने जनाब चेंज देखा था कि 1947 से पहले हिंदूज़ के साथ मुसलमानों की जंग थी कि जनाब ये हमें मार देंगे, हमें अलहदा मुल्क चाहिए, अलहदा मुल्क दे दें दे 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 दे। मिल गया जी 1947 में मुल्क। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने वो चेंज ऑब्जर्व नहीं की जो कि एक्चुअली ग्रास लेवल पे थी। जनाब बांग्लादेश की आबादी जो है आई थिंक 55% थी पाकिस्तान की टोटल आबादी का, लेकिन उनको जो जुडिशरी है, आर्म फोर्सेस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनमें उनको सीट्स बहुत कम दी गई थी। यही वजह है कि उनमें रिजेंटमेंट्स पैदा होती गई और इस चेंज को लोगों ने या लीडर्स ने ऑब्जर्व नहीं किया कि ये चेंज कहाँ तक जा सकती है। वी जस्ट कंसनट्रेटेड ऑन आवर ओन हाफ ऑफ पाकिस्तान। इधर ही 22 फैमिलीज़ को जनाब अयूब साहब ने नवाज दिया, और फिर याहिया खान जो है उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। सो द रिज़ल्ट इज़ दैट कि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को खो बैठा है, और बांग्लादेश का जो अब टका है वो आई थिंक अब 3 पाकिस्तानी रुपयों से भी ज़्यादा वैल्यू रखता है। सो दे आर बेटर ऑफ विदाउट अस, क्योंकि हमने चेंज को नहीं देखा, चेंज को एम्ब्रेस नहीं किया कि जनाब लोगों को उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनके हकूक़ मिलने चाहिए। लैक ऑफ एजुकेशन जी, पाकिस्तान में अभी तक एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन इज़ द मेन टूल, मेन एजेंसी दैट कैन हेल्प यू इन योर जॉब, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आपके जो जहन के खाने हैं वो खोल देता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये चेंज नहीं देखा। रिज़ल्ट इज़ कि अभी तक हम लोग जो है वो ऑब्सोलीट आइडियाज़ पे और ट्रेडिशनल लर्निंग के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो हमारी जो एजुकेशन, एक तो लैक ऑफ एजुकेशन है, दूसरा लैक ऑफ मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन है जो कि इनएफिशिएंट है या इनफेक्टिव है, ये कह सकते हैं आप। सिमिलरली जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, तो पाकिस्तान को पहले भी पता था जी कि यहाँ पे जो ख़वातीन का इस्तेसाल होता है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उनको उनके हकूक़ देने चाहिए, मुआशी भी और मुआशरती भी, ठीक है। वो बाहर निकलती हैं, वो अपनी आज़ादी से निकल सकें, और हमें उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, हमें उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्या है, पाकिस्तान में जो लफंटर्स या फिर तंग करने वाले लोग हैं वो उनके ऊपर जुमले कसते हैं, कैट कॉलिंग होती है, सारा कुछ है। सो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड देख लिया था कि वुमेन आर गेटिंग मोर एम्पावर्ड, और जहाँ जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा हो रही है, जहाँ जहाँ उनकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रही है, जहाँ जहाँ औरतें जो है अपने खावंद के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए खुद कमा रही हैं, वहाँ वहाँ फैमिलीज़ की जो इनकम है वो ज़्यादा हो रही है, हाउस होल्ड इनकम ज़्यादा हो रही है, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया, एंड द रिज़ल्ट इज़ के आज भी रेप्स भी कॉमन है पाकिस्तान में। हर रोज़ाना दो तीन इस तरह के रेप केसेस हमें मिलते रहते हैं। फिर पीडोफिलिया है, फिर क्या उसको कहते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको आप कहते हैं, एसिड थ्रोइंग है, फोर्स्ड निकाह वगैरह या फोर्स्ड मैरिजेस हैं, सारा कुछ चलता है। वनी है, फिर उसके अलावा ये सारे जो हैं कल्चरल टैबूज भी हैं हमारे पास। तो द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान फेल टू एम्ब्रेस द इम्पैक्ट एंड द वैल्यू ऑफ चेंज, एंड द रिजल्ट इज़ कि पाकिस्तान इस वक्त जहाँ पे खड़ा है वो सारा इसी चीज़ का नतीजा है कि पाकिस्तान ने चेंज को ऑब्ज़र्व तो किया, या पाकिस्तान ने चेंज को ऑब्ज़र्व करके उसको घास नहीं डाली, ठीक है जी। सो उसके बारे में हमें काम करना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी हैं, आप इनके साथ सोल्यूशंस लिख के, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लिखें, नए सॉल्यूशंस लिखें जो कि इनके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में। कि फ्यूचर के लिए अब हमें क्या क्या करना चाहिए, कि जो करंटली हम रिवर में पानी रख रहे हैं, दिस इज़ द मेन थिंग कि हमें वी हैव टू मेक इट काउंट, ताकि हम जो आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से कैश करके कल को एक अच्छा पाकिस्तान बना सकें और दुनिया के लेवल पे अपना नाम रोशन कर सकें। So I hope that this video helped you in essay. If it was helpful for you, make sure you like and subscribe.
एंड शेयर दिस वीडियो विद योर अदर फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि आपको पता है कि CSS के जो एसेज हैं वो अब सेम नहीं आ रहे, पुराने वाले नहीं आ रहे। तो आपको चाहिए कि नए एसेज की प्रैक्टिस जो है वो UPSC से भी करें और नए टॉपिक्स जो हैं ले लेके उनकी प्रैक्टिस करें, उनकी आउटलाइंस बनाएं, चेक करवाएं, ताकि आपकी गलतियां भी निकलें और एग्ज़ाम के लिए आप अच्छी तरह से रेडी हो सकें। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।